नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैहर के परसाटोला में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 2 गंभीर। वारासिवनी के बुदबुदा में सुअर का मांस सहित 5 गिरफ्तार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से अवैध वसूली करने वाली पर्यवेक्षक निलंबित। मानसून की बेरुखी, किसानों की बड़ी चिंता, बारिश पर टिकी आस। महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए एबीवीपी ने रखी मांग। सॉफ्टवेयर कंपनी की पहल, बैहर की 8 स्कूलों को 50 लाख की मदद। और अब खबरें विस्तार से। वारासिवनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोटेझरी में 15 जुलाई को सुबह 10 बजे विद्युत करंट की चपेट में आने से नया टोला बड़गांव निवासी 20 वर्षीय हिदेश पिता सोनलाल कोले की मौत हो गई। ग्राम पंचायत बोटेझरी में विद्युत पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य चल रहा था, जिसमें ठेकेदार महाराजपुर निवासी राजेश नागवंशी के द्वारा पठार टोला निवासी कैलाश भैरम को फोन करके बोला गया कि लाइट बंद कर दो। परमिशन मिल गई है, जिसके बाद कैलाश भैरम ने लाइट बंद कर दी और अपने साथी हितेश कोल्ले, हितेश केवट, नितिन पटेल के साथ गांव की स्ट्रीट लाइट लगवाने के दौरान हितेश कोल्ले पोल से गिर गया। ग्रामीण ने हितेश को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया, जहां से डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। हम लोग बोटेझरी में कर रहे थे। किसके पास काम करते हो? राजेश नागवंशी। कैसी घटना हुई? तो ये मैं इनसे 500 मीटर की दूरी पे था। 500 मीटर की जब दूरी पे था तो वहाँ से एक आवाज़ आई, तो ये भी हाँ, हम लोग सब दौड़ के आए, 2-3 लड़के। उस समय ये पोल से फेंका गया था, दूर गिरा हुआ था। दौड़े, हमने उठाए, एक गाड़ी गाँव वालों ने बनाए और गाँव वालों के साथ हमने यहाँ लाए। तो ये पोल के ऊपर से गिरा क्या? नीचे से फेंका है। नीचे करंट लगा? हाँ, वो जी तार था, तार से। अच्छा, किसके पास काम करते हो आप? राजेश नागवंशी। ऐसा बताया जा रहा है कि जो वहाँ का पंच है प्रहलाद बिसेन, उसने बोला कि उसने इसको खंबे में। अब इन लोगों का फोन, उनसे काम इन्हीं ने लिए थे, ये पंचायत के काम है, उन लोग लेते हैं। उसके बाद वहाँ से हमको जिसका फोन आया तो हम लोग ने फिर लाइट कटवा करके काम चालू किया। अरे लाइट बंद थी, फिर करंट कैसे आ गया? वो दूसरी कहाँ से लाइट बैठी थी पता नहीं, लाइट बाकी वहाँ कहीं ना कहीं करंट आया है। अब कहाँ से बैठी थी हमने उस समय तो उतना ध्यान नहीं दिए, क्योंकि गिरा हुआ था। हमने गाड़ी पकड़े और सीधे लेकर के आ गए। कितने बजे की घटना ये? अब समथिंग 10 बज गया था, 10 बजा था। महाविद्यालय में प्रथम वर्ष एडमिशन के लिए पंजीयन कार्य शुरू हो चुका है। 16 जुलाई तक पंजीयन, 19 तक सत्यापन और 25 जुलाई तक दूसरी सूची जारी हो जाएगी। प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि सभी छात्र जो जिले के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं, वह समय सीमा के भीतर संपूर्ण कार्रवाई पूर्ण करवा ले, जिसमें भविष्य में उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। द्वितीय चरण का अभी चूंकि पंजीयन और रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, तो जो छात्र अभी पहले चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, वो कैफ़े से रजिस्ट्रेशन कराकर यहाँ पे वेरिफिकेशन करा लें। और ये काम उनका 19 तारीख तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन 16 तक चलेगा और पंजीयन का जो है, पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन मीन्स पंजीयन 16 तारीख से चलेगा। उनका वेरिफिकेशन जो है वो 19 तारीख तक होगा। और प्रथम वर्ष के लिए ये 25 जुलाई को द्वितीय सूची जारी होगी। सर कितने तक क्लोज हो सकती है? कितना प्रतिशत में क्लोज हो सकती है सीट? नहीं, अभी ये तो थोड़ा सा अनुमान थोड़ा कठिन इसलिए है कि सब ऑनलाइन है और वो है, तो उसका अलग से भी डाटा नहीं आया है। सर सीट बढ़ाने की कोई बात सामने आ रही थी? सीट जो पिछले वर्ष की जितनी भी संख्या थी और उसमें जहां आवश्यक था, वो सब हम लोगों ने पहले से पोर्टल पे करके रखा है। तो वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं कि सीट बढ़ जाएगी। पर कोई ऐसे आदेश आते हैं या कोई आवश्यकता पड़ती है तो तीसरे चरण में वो बात होगी। बीते एक पखवाड़े से बारिश नहीं होने के कारण जिले के किसानों की खेती कार्य रुक गए हैं। ऐसे किसान जो बारिश के भरोसे है या फिर नहर के माध्यम से धान की फसल का उत्पादन लेते हैं, उनके सामने इन दिनों भीषण समस्या दिखाई दे रही है। अब किसान यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो तो खेती के कार्य सुचारू रूप से शुरू हो सके। जिले भर में किसानों के द्वारा धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। बस इंतजार है तो इस बात का कि अच्छी बारिश हो तो रोपाई शुरू हो जाए।
ऐसे ही कुछ किसानों ने पद्मेश की टीम से चर्चा की तो उन्होंने अपनी अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बयां की। गोंगले के किसान कृष्णा पिछोड़े बताते हैं कि उनके खेत में सिंचाई के लिए मोटर पंप है, लेकिन जिन किसानों के पास यह व्यवस्था नहीं है उनके आगे स्थिति विकराल हो चुकी है। मोटर कोई है और जिनका खेतों में कुआं नहीं है, पानी का कोई साधन नहीं है, वो लोग कैसा करेंगे? तो सर बेमौत मारे जाएंगे बेचारे। और अभी देखा जा रहा है कि पानी भी नहीं गिरा है अच्छे से, खार भी आ गई, खार सड़ने में है। क्या लगता है आपको? अब लगभग जिनके पास पानी का साधन नहीं है उनकी खार तो सड़ने लगी है, और जिनके पास है वो तो अब वो भी मतलब ऐसा है कि परा में भी पानी चाहिए और खार में भी पानी चाहिए, और है तो जो जगह मतलब मचाके हो गई है उसमें भी पानी चाहिए, तो वो भी थोड़े से समस्या में आ चुके हैं। किसान चिंतित है मतलब? बिल्कुल। किसान सुरेश टेमरे बताते हैं कि जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं है उनके रोपे सूखने की कगार पर आ चुके हैं। पानी का साधन नहीं ना भैया, उन लोगों ने खार तो भर दी है, लेकिन खार की कंडीशन पूरी जर्जर हो गई, सूख रही है, ऊपर से पीली पड़ रही है, हालत बहुत ख़राब है। किसानों मतलब चिंता है, बहुत ज़्यादा चिंता है। अच्छा, अब क्या होगा? जैसे पानी नहीं गिर रहा है, पानी नहीं गिरा तो ये सूखेगी खार, जहाँ साधन ही नहीं तो क्या कर लेंगे? अकाल की स्थिति पड़ सकती है। हाँ, बिल्कुल पड़ सकती है। किसान अशोक बनोटे बताते हैं कि खेतों में नर्सरी तैयार हो चुकी है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण रुपाई का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। सिंचाई विभाग नहर से पानी नहीं छोड़ रहा है, इस कारण अब किसान को बारिश से ही उम्मीद लगी हुई है। हमारा खार तो 10 एकड़ में आ गया खार आपका? खार आ गया, लेकिन पानी की समस्या बहुत है। कैसी समस्या जाती है? कि खार डालने के बाद पानी इकट्ठी स्थिति में आए, खार सारे सड़ गए, उसका पानी ही गोल हो गया, पानी बंद हो गया। और ऐसी स्थिति रही, पानी वैसे भी नहीं गिर रहा है। अरे ऐसी स्थिति रही तो अकाल पड़ने की पूरी स्थिति है कि खारे से मरने लगी है। मतलब चिंता है किसान? चिंता बहुत है। अभी इधर उधर से पानी का कर रहे हैं, किसी की मोटर है उससे साधन से चला रहे हैं, जिसके पास साधन है उनका पता लग रहा है, जिनका साधन नहीं है वो तो बहुत बुरी स्थिति में फंस गए। जैसे आप फंस गए? जैसे हम लोग फंसे हैं। क्या होना चाहिए जैसे अगर ऐसी स्थिति रही? अगर ये गवर्नमेंट को नहर छोड़ना चाहिए, क्योंकि इरिगेशन अभी बंद है। नहर भी नहीं छोड़ा? नहर छोड़ रही, नहर बंद है। ऐसी स्थिति में नहर छूट जाता, पानी आ जाता तो काफ़ी किसानों को राहत मिल जाती। और जैसे पानी नहीं छोड़ा और अकाली पड़ गया तो क्या मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए किसानों को? मुआवजा तो मिलना चाहिए भैया। क्या नाम आपका? अशोक बनोटे। बीते एक पखवाड़े के बाद 15 जुलाई को जिला मुख्यालय और उसके आसपास हल्की बारिश दर्ज की गई। निश्चित ही इस बारिश ने किसानों की चिंता को कम किया होगा, लेकिन लगातार बारिश नहीं हुई तो जिले के भीतर विकराल स्थिति उत्पन्न होने देर नहीं लगेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में 6 जुलाई से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। पार्टी में नए सदस्यों को जोड़ने का यह अभियान 11 अगस्त तक चलेगा। इसी सदस्यता अभियान और विस्तारकों के प्रशिक्षण को लेकर सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सुजालपुर के पूर्व विधायक यशवंत सिंह हाडा, जिले के प्रभारी राजेश त्रिवेदी, विधायक गौरीशंकर बिसेन सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने सदस्यता जिले में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान पर अपने विचार रखे। साथ ही समाज के सामान्य नागरिकों को इस अभियान के अंतर्गत भाजपा की सदस्यता दिलाए जाने की बात कही। भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि जिले में 1,20,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन पार्टी जिले में इस लक्ष्य से दुगने सदस्य बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का 6 जुलाई से सदस्यता महाअभियान जो 6 तारीख को लॉन्च, उसका जो नंबर था 8980808080 ये लॉन्च हुआ था, उसके निमित्त जो कि कार्यक्रम 6 जुलाई से 11 अगस्त तक चलना है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को, सदस्यता को चालू किया है। उसी के संबंध में हमारे संभाग के इस सदस्यता के प्रभारी आदरणीय जसवंत सिंह जी हाड़ा और हमारे जिले के प्रभारी बाहर से भाई राजेश त्रिवेदी।
जिला कांग्रेस कमेटी भी अब भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिला कांग्रेस कमेटी ने भी अब भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर सदस्यता अभियान शुरू किए जाने का मन बनाया है, जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल और बालाघाट प्रभारी नेहा सिंह सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने सदस्यता अभियान पर अपने विचार रखे, जिसमें उन्होंने सदस्यता अभियान का महत्व, कांग्रेस की सदस्यता के भरे जाने वाले फॉर्म और आगामी चुनाव की रूपरेखा सहित अन्य विषयों पर सविस्तार चर्चा की। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर सुझाव मांगे। आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। और सदस्यता अभियान कितना महत्वपूर्ण है, ये बात को अगर आपको समझना है तो हमको भारतीय जनता पार्टी से हुआ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े शहरों में ट्रेन से आए कहीं भी सिर्फ सदस्यता अभियान, हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा वेग नहीं। भारतीय जनता पार्टी से अपनी पार्टी चलाती, उनको देश से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पार्टी, और पार्टी चलाने के लिए वो कुछ कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज सत्ता में आने की बात आती है, जो हम सोच नहीं सकते उसको फिर ऊपर चले जाए। इनका जो क्या कहते हैं जीवन पर, अगर जीवन पर देखना है, मुझे कार्यकर्ता में जीवन पर क्यों आता है? मुझे कार्यकर्ता में जीवन पर इसलिए आता है कि हर उनके गाँव में बैठा कार्यकर्ताओं को महत्व मिलता है, महत्व कैसे मिलता है? तो पैसे नहीं है। तो सदस्य अभियान के अंतर्गत हर गाँव में सदस्य बनाया जाता है, और जो व्यक्ति सदस्य बनना होता है वो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। जिले के भीतर बालाघाट कटंगी और बालाघाट गोंदिया रेल लाइन में आधा दर्जन स्थानों पर आवागमन के लिए रेलवे द्वारा अंडर ब्रिज बनाए गए, जो बारिश के दिनों में जल भराव के कारण परेशानी का कारण बन रहे हैं। बीते दिनों भी वारासिवनी के निकट सरंडी अंडर ब्रिज पर जल भराव के कारण लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो चुकी है। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन बताते हैं कि लगातार बीते दिनों से इस तरह की परेशानी उनके सामने बताई जा रही है। रेलवे को वह सुझाव देंगे कि जल्द से जल्द इस विषय पर कोई योजना तैयार करें, और उनके अनुसार अंडरग्राउंड बारिश के दिनों में अंडरग्राउंड पिच का पानी निकालना हर जगह की समस्या है। इसीलिए रेलवे को सुझाव देंगे कि हर ब्रिज में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दें, जिससे पानी जमीन के अंदर चला जाए और यह परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मेरे दिमाग में बात आई जब ये प्रॉब्लम आई, मैंने बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखिए, एक चीज के एक समस्या से निपटारा होता है तो पता लगा कि दूसरी समस्या आ जाती है, और इसलिए जहाँ पर भी अंडर ब्रिज बनाए जाते हैं भूमिगत वाले, कायदे से उसका फ्लो बाहर होना चाहिए। अब आपने उसको यदि ध्यान रख के नहीं बनाया तो लगा कि साफ जाए। तो मेरे दिमाग में बात आई, जो मैं डिपार्टमेंट को लिखूंगा कि जब आप नीचे से बनाते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नीचे ही उसकी व्यवस्था बनाए, ताकि उसमें फोरस रखे और पूरा पानी नीचे ड्रेन हो जाए। अभी उनको मैं सुझाव के रूप में कहूँगा कि आप उसको होल करके आप अंदर पानी को कर देंगे तो क्या होगा, पूरा वाटर ड्रेनेज अंदर चला जाएगा। देखो जनरली क्या है, जो पानी आता है वो उसका पानी किसी नदी नाले में या बहने लायक व्यवस्था में होना चाहिए, नहीं होगा तो वहीं भरा रहेगा। अब सीमेंट की सड़क है वो, अब सीमेंट है तो पानी पड़ा रहेगा, या तो फिर पंप लगा के फेंको। तो मेरे दिमाग में बात आई, जब जैसे मेरे ध्यान में आया कि है, तो मैंने कहा अब इसको विभाग को सुझाव दूंगा कि आप इसको होल करके इस पानी को नीचे डालने की चिंता करें, ताकि जो पानी रहेगा आपका वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेगा। लालबर्रा स्थानीय शासकीय स्नातक महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लालबर्रा के छात्र छात्राओं के द्वारा एबीवीपी जिला तकनीकी प्रमुख कपिल अवधिया के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री के नाम महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र खंडायत को ज्ञापन सौंपा गया। महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, क्योंकि सन 1949 से शिक्षा के क्षेत्र में एवं सामाजिक क्षेत्रों से हमेशा से अपनी महत्वपूर्ण प्रणाली से कराए जाने की मांग करते आ रही है। इसी सत्र में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार से यह मांग करती है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं। ये ज्ञापन छात्र संघ चुनाव जैसे हर वर्ष होते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग रखा है कि इस वर्ष भी
छात्र संघ का चुनाव महाविद्यालय में हो, छात्र एकता हो, छात्रों की समस्याओं का समाधान हो, यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा ज्ञापन आज। तो क्या कहा प्राचार्य ने? प्राचार्य ने बोले हैं कि इसको आगे भेजेंगे और इसको इन्होंने छात्र संघ चुनाव को लेकर उसकी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा हुआ है एबीवीपी छात्र संगठन जो है उसके सौजन्य से। जी तो क्या मांग है उनकी? क्या उनकी मांग यही है कि छात्र हित में छात्र संगठन होना चाहिए और छात्रों की मांग को ऊपर पहुंचाने के लिए छात्र संगठन का मजबूत होना जरूरी है और इसी आशय से लेकर कॉलेज महाविद्यालय में चुनाव। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर 16 जुलाई को जिले के सभी एडवोकेट न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मालेवार ने पद्मेश से चर्चा के दौरान बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर उनके संघ द्वारा 16 जुलाई को कार्य से विरत रहते हुए मध्य प्रदेश शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। काफी लंबे समय से अधिवक्ताओं की मांग है कि उनके जल्द से जल्द प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। पूर्व सरकार द्वारा भी अधिवक्ताओं के द्वारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने के लिए हमेशा उनसे कहा गया, लेकिन उनके द्वारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, विधानसभा सत्र चालू है जिसमें कांग्रेस सरकार के 3 मंत्रियों के द्वारा प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध किया गया, जिसके कारण प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो सका। जिस संबंध में राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर कल 16 जुलाई 2019 को सभी अधिवक्तागण न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे और न्यायालय में कार्य नहीं करेंगे। इस संबंध में हमारे द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को सूचना दी गई। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अधिवक्ताओं की महापंचायत भोपाल में बुलाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया था। उसके पश्चात भी आज दिनांक तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश है और यह आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जाएगा। हमारी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग है कि अधिवक्ताओं के पक्ष में जल्द से जल्द प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। वारासिवनी सामान्य वन परिक्षेत्र अंतर्गत बुदबुदा बीट कक्ष क्रमांक 536 में 15 जुलाई को 5 लोगों के द्वारा विद्युत करंट से जंगली मादा सुअर का शिकार कर मांस विक्रय करते गिरफ्तार किया है। 14 जुलाई की रात 9 बजे आरोपी 75 वर्षीय लुकुटोला नरोड़ी निवासी योगेश पिता फूलचंद कौंड, 55 वर्षीय फूलचंद जीवनलाल कौंड, डोरली पटेलटोला निवासी 46 वर्षीय अजय जतनलाल गोंड, 50 वर्षीय हीरा सिंह पिता चैतलाल गोंड के द्वारा मांस को समीप के ग्राम में विक्रय कर रहे थे, जिसकी जानकारी मुखबिर ने वन विभाग को दी कि डोरली में अजय जतनलाल के घर में वन्य प्राणी जंगली सुअर का मांस पकाया जा रहा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी डीसी वासिक ने अपने अमले को मुखबिर द्वारा बताए स्थल डोरली निवासी अजय जतनलाल गोंड के घर पर भेजा, जहां पर पाया गया कि अजय के घर में जंगली सुअर का मांस पकाया गया है। हमारे यहाँ पर बुदबुदा बीट है जो बुदबुदा सर्किल के अंतर्गत आता है और वहाँ पर लुकुटोला जो नरोड़ी के पास का एक गाँव, वन्य प्राणी जंगली सुअर को यहाँ पर टोटल 5 लोग हैं, जिसमें से अभी मतलब एक आदमी नहीं आया है, 4 मिले हैं और उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने विद्युत तार से करंट बिछा करके जंगली सुअर का शिकार किया और समीपस्थ गांव में डोरली जा करके वहाँ पे बेचने का प्रयास किया। बेचने के प्रयास के पश्चात वहाँ से ये लोग वापस आ गए। मौके पर बरामद माल और मटन लाए वहाँ से और उसके जो विद्युत सामग्री जो लगाई गई थी वो जब्त किया गया। सर कहाँ पर इन्हें जंगली सुअर का शिकार करे थे और क्या क्या चीज़ बरामद किया गया? इसमें जंगली सुअर का शिकार है, बुदबुदा बीट है, 536 कंपार्टमेंट है उसका, उसमें शिकार किया गया है और वहाँ से यानी विद्युत तार फैलाने के बाद में और अभी हम लोगों ने तार के बंडल जब्त किए इनसे और कुछ जहाँ जो औजार है वो जब्त किए। डाक विभाग द्वारा 30 जुलाई से कारंजा उप डाकघर में कोर बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए उप डाकघर कारंजा के ब्रांच ऑफिस बहेला, देवलगांव, धनसा, कुलपा, कुम्हारी कला, लाडसा, मिरिया, साडरा के अंतर्गत समस्त खाते जिसमें बचत खाते, आईडीडी, MIS, किसान विकास पत्र, PPF, सुकन्या के बैलेंस की जांच की जा रही है।
इन ब्रांच ऑफिस के सभी खाता धारकों को सूचित किया गया है कि वे कार्यालयीन समय में 30 जुलाई 2019 के पहले अपने पासबुक काउंटर पर जमा कर बैलेंस का सत्यापन करा लें। मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल के बालाघाट प्रवास के दौरान संविदा शाला शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे सर्किट हाउस में मुलाकात कर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा। खनिज मंत्री जायसवाल ने संविदा शिक्षकों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है और संविदा शिक्षकों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। संविदा शिक्षकों की प्रदेश स्तरीय समस्याओं को वे मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष रखेंगे और उनका यथासंभव निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। संविदा शिक्षकों ने कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करने, समय पर वेतन भुगतान करने, पुराने एरियर का भुगतान कराने एवं अन्य मांगों के निराकरण को लेकर खनिज मंत्री जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश स्तरीय निर्णय के अनुसार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उन्होंने संकल्प लिया था कि अध्यापकों को शिक्षा विभाग 10 का 10 देंगे, उसका वचन पत्र याद दिलाने हम लोग एकत्रित हुए हैं। साथ ही आज माननीय मंत्री जी प्रदीप जायसवाल जी और कलेक्टर साहब को भी अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें लोकल समस्याएं अभी आज 15 तारीख हो गई, पूरे जिले में कहीं भी हमारे लोगों को वेतन नहीं हुआ है। छठे वेतनमान का एरियर्स नहीं मिला है। 7वां वेतनमान का शासन का आदेश है कि मई 2018 में इसका भुगतान होना था। आज तक किसी प्रकार का कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इस संबंध में उसी प्रकार अतिशय शिक्षकों की अनावश्यक सूचियाँ जारी हो रही हैं, जो एक तरफ दिखा रहा है कि जिस स्कूल में अतिशय 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं और वहीं पे 3 लोग नए आ रहे हैं। इस प्रकार की जो विसंगति पोर्टल में हो रही है, इसको सुधरवाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय से, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से हम लोग निवेदन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। आज इस संबंध में राज्य अध्यापक संघ एकत्रित होकर सभी जुझारू साथी आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं। मांगे पूरी नहीं होती फिर उसके बाद क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होती तो बहुत में हम लोग 21 तारीख को भोपाल में प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा और जल्दी से जल्दी हम शासन से अपेक्षा करेंगे कि हम नहीं चाहते कि स्कूलों का बहिष्कार हो, स्कूलों में हम लोग बच्चों का किसी प्रकार का नुकसान हो, तो जल्दी से जल्दी, और मांगे कोई बड़ी भारी नहीं है, शासन सिर्फ एक व्यवस्थित रूप लेकर के इस मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें। आदिम जाति कल्याण विभाग बालाघाट के अंतर्गत विभागीय शालाओं में कार्यरत प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला, उच्च श्रेणी शिक्षक, सहायक शिक्षकों की 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। इस अनंतिम सूची पर 30 दिनों के भीतर दावे, आपत्ति प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पीएम सम्मान निधि में लापरवाही बरतने वालों पर कलेक्टर दीपक आर्य ने 2 टूक शब्दों में यह आदेश दिया है कि पंचायत सचिव को निलंबित करने और रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही करने कहा है। उन्होंने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के काम नहीं करने वाले 4 सचिवों के निलंबन का प्रस्ताव जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। सोमवार को टीएल की बैठक के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि नगरीय क्षेत्र बालाघाट के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की समीक्षा के दौरान रात्रि में भ्रमण के दौरान देखा गया कि मुख्य मार्गों पर दुकानदारों द्वारा फिर से अतिक्रमण किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि नगरपालिका का अतिक्रमण हटाने वाला दस्ता ठीक से काम नहीं कर रहा है। जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया और वहां पर फिर से अतिक्रमण पाया जाएगा तो नगरपालिका के दस्ते के कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाएगा। कलेक्टर दीपक आर्य ने बैठक में नगरीय क्षेत्र के सड़कों पर बैठने एवं विचरण करने वाले पशुओं को पकड़कर वारासिवनी की गौशाला में सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बैठने वाले सभी विचरण करने वाले पशुओं से यात्रियों के साथ दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। सड़कों पर घूमने वाले और बैठे रहने वाले पशुओं के मालिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने कहा गया। डिस्पोजल पे काम आपको करवाना है उनसे और डेली बात करने के बाद अगर ना या तो आप काम ना करें तो मुझे भी ठीक लगेगा कि आप काम नहीं करें, अपने आप इतना आ रहा है तो फिर ठीक है। यदि आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आज लोग आप साइड को कलेक्टर साहब के सामने खड़ा करते हैं। हाँ, ये माने जो सबसे कम मांग रहेंगे तो माने निश्चित रूप से बहाना ही बना रहे हैं, ऐसा लगता है सर हमें भी कि सामने मेरा सोमवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने खैरी पटाखा विस्फोट कांड में मृत लोगों के परिजनों को
जिन विभागों, संस्थाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा मदद का आश्वासन दिया गया था उनकी समीक्षा की। कलेक्टर आर्य ने कहा कि इस घटना में पीड़ित लोगों से जो वादे किए गए थे उन्हें हर हाल में निभाना है। सभी अधिकारी अगली बैठक में इसकी जानकारी लेकर आए कि उन्हें जो कार्य सौंपा गया था वह पूरा किया गया है या नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं से अवैध रूप से राशि मांगने और राशि नहीं देने पर मानदेय काटने की धमकी देने और कार्यकर्ता व सहायिका के अवकाश स्वीकृति के लिए राशि मांगने की शिकायत मिलने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने महिला एवं बाल विकास परियोजना वारासिवनी के सिकंदरा परिक्षेत्र की पर्यवेक्षक अर्चना मेश्राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बाल विकास परियोजना कार्यालय लांची रखा गया है। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक मेश्राम के विरुद्ध शिकायत मिलने पर 2 सदस्यों की समिति गठित कर मामले की जांच करने कहा गया था। समिति ने अपनी जांच में पाया कि पर्यवेक्षक के विरुद्ध की गई शिकायत सही है, जिस पर कलेक्टर द्वारा पर्यवेक्षक के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है। सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक रामकृष्ण याला मंचली ने जिले के कान्हा नेशनल पार्क से लगे आदिवासी बाहुल्य ग्रामों की 8 शालाओं की तस्वीर ही बदल दी है। इन शालाओं में याला मंचली कंपनी की मदद से LED टीवी की स्क्रीन पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। याला मंचली कंपनी की ओर से इन शालाओं को कुल मिलाकर 50 लाख रुपए से अधिक की मदद की गई है। चेन्नई की सॉफ्टवेयर कंपनी याला मंचली के मालिक रामकृष्ण याला मंचली वर्ष 2017 में कान्हा नेशनल पार्क के भ्रमण पर आए थे, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि नेशनल पार्क से लगे ग्रामों के स्कूलों में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, यह देखा जाए। यह देखने के लिए वे शासकीय प्राथमिक शाला गुदमा पहुंचे और वहां के बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में चर्चा की। बच्चों से चर्चा के दौरान उन्हें पता चला कि यहाँ पर बच्चों को केवल पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। इस पर उन्हें आश्चर्य हुआ और इसके बाद उन्होंने शाला के शिक्षक बमनोटे से चर्चा कर कहा कि वे कान्हा नेशनल पार्क से लगे ग्रामों की शालाओं में शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, जिससे बच्चे नवीनतम तकनीक के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे और शाला में बुनियादी आवश्यकता की सभी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। शिक्षक बमोटे ने अपने क्षेत्र के BRC श्री हेमंत राणा से यह बात बताई तो वे भी कंपनी की मदद के प्रस्ताव से खुश हो गए। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सरंडी की नशा मुक्ति समिति के तहत 15 जुलाई को समिति अध्यक्ष प्रीति शेरके, सरंडी सरपंच रत्न प्रभा कटरे सहित ग्राम नशा मुक्ति समिति के सदस्यों की उपस्थिति में थाना वारासिवनी, आबकारी कार्यालय, खनिज मंत्री जनसंपर्क कार्यालय में पहुंचकर ग्राम पंचायत सरंडी में शराब बिक्री बंद कर नशा मुक्त गाँव बनाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। समिति की महिलाओं ने बताया कि गांव के कुछ घरों में शराब का विक्रय किया जाता है, जिससे ग्राम की महिलाओं को अपने घरों में परेशानी व मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अधिकांश घरों की महिलाओं को अपने घर के पति एवं बच्चों के द्वारा शराब पीकर घर में आना और झगड़ा करना, पढ़ाई लिखाई ना करना और बाल अवस्था में ही रुपयों के लालसा में काम करना जैसी परेशानियां हो रही है। हमारे गाँव में ये समस्या है सर कि ये लेडीज लोग एक दिन आई सब समिति बना के कि सरपंच साहब नशा मुक्ति गांव बनाना है अपना। तो मैंने ठीक है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा हुई, उस दिन हमने प्रस्ताव लिया इन लोगों का और हमने बोले कि चलो हम भी हैं आपके साथ में, बस इतना ही। फिर इसके बाद हमको बोले आज चलो, तो हम चले आए। तो आज ज्ञापन सौंपे हैं? हाँ, ज्ञापन सौंपे हैं। सर हमारे गांव में छोटे बड़े से जिसके क्या है बड़े तक शराब पीते हैं, सब बच्चे दारू पीते हैं और स्कूल नहीं जाते। कोई स्कूल कोई नहीं जाता। 12 साल से 15 साल के बच्चे तक ट्रैक्टर में काम करते हैं और वहाँ से आते हैं और दारू पीते हैं। स्कूल कोई नहीं जाते। यानी बाप तो पीता ही पीता है, पूरा परिवार पीता है। फिर रात को औरतों को इतना मारते हैं बेहोश होते तक, परेशान कर देते हैं और बच्चे भी परेशान। जेवर बेचेंगे, चावल, अगर महिला चलेगी गांव या खेत चले गई तो पूरा चावल धान बेच के वो दारू पी जाते हैं। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा पंचायत को नशा मुक्त करने के लिए प्रस्ताव रखा और महिलाओं ने अपनी समिति बनाकर शराब मुक्त बनाने का संकल्प लिया, जिस पर ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव लेकर शराब मुक्त ग्राम बनाने के लिए समिति को पंचायत ने सहयोग दी। ग्राम को शराब मुक्त की मांग शासन प्रशासन से ग्रामीण महिलाओं नशा मुक्त समिति पदाधिकारी सदस्य के द्वारा की गई है। हम नशा मुक्ति करना चाहते हैं हमारे गाँव।
हमारा क्योंकि बहुत परेशानी है। हर घर के आदमी आते हैं, औरतों को मारना पीटना करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पीने लगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव की दारूबंदी हो जाए और हमारा गांव सुधर जाए। बाहर के भी लोग अब बार बंदी है दारू, तो हमारे गांव में आके पी रहे हैं। वाराणसी नगर के शिवधाम मोहल्ले से गुजरी बड़ी नहर की पुलिया की रेलिंग विगत वर्षों से टूट चुकी है, जिसके कारण बाढ़ वासियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टूटी पुलिया के कारण पूरे समय बड़े हादसे होने का अंदेशा बना हुआ है। आपको बताएं कि इस पुलिया से बच्चे और बड़े रोजाना गुजरते हैं और प्रतिदिन छोटे बच्चों की वैन और पैदल चल रहे राहगीर, विद्यार्थी या शिक्षा अध्ययन करने वाले रोजाना मुख्यालय आते जाते हैं। अगर रेलिंग के समीप जाकर नहर में पानी का बहाव देखते हैं या रात्रि के समय अंधेरे में टूटी हुई रेलिंग नहीं दिखाई दी तो बड़ा हादसा घटित हो सकता है। भैया बहुत दिन से इसकी स्थिति खराब चल रही है। हम लोग ने 1-2 बार कंप्लेंट भी ऑफिस में दी है कि इसका थोड़ा चौड़ीकरण और मरम्मत की जाए, क्योंकि ये क्या सबसे ज़्यादा चलने वाला पुलिया। शिवधाम मोहल्ला, मदनपुर, वारा टोला, कायदी तक के लोग इस पुलिया से चलते हैं। आए दिन यहाँ पे हादसा हो जाता है। चौड़ाई कम होने के कारण क्या है, किनारे में जाते हैं और 2-3 बार हो भी चुका है, बच्चे लोग गिरे स्कूल के। तो हमने तो स्कूल लगा के रखे हुए है कि इसका चौड़ीकरण किया जाए, मरम्मत करके इसका थोड़ा सा बाउंड्री का काम करवा दिया जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा होने से बच जाए। पुलिया की हालत भी जर्जर हो चुकी है, किसी भी समय क्षतिग्रस्त हो सकता है। बाढ़ वासियों ने बताया कि पुलिया के ऊपर से रोजाना ट्रैक्टर, पिकअप, डंपर, बच्चों की वैन सहित अन्य बड़े छोटे वाहन चलते हैं। पुलिया के एक साइड की पूरी रेलिंग टूट चुकी है और एक साइड की जर्जर अवस्था में है। इसकी शिकायत शासन प्रशासन से की गई है, लेकिन वर्तमान तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया, जिससे वार्ड वासियों में आक्रोश व्याप्त है। वार्ड वासियों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि पुलिया के दोनों साइड पक्की रेलिंग का निर्माण कर पुलिया का चौड़ीकरण किया जाए। यह बेकार हो चुकी है, पूरा टूट गया। हाँ। किस प्रकार की समस्या आती है इस प्रकार से? नहर अभी बारिश में फुल जाएगी तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ना, गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो चौका है पुल बनना चाहिए। मतलब कॉलेज में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाने की प्रमुख मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने कॉलेज प्रबंधन एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री प्रखर श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले वर्ष छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। इस शैक्षणिक सत्र में हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से संपन्न हो, ताकि हर छात्र को अपना मताधिकार उपयोग करने का अवसर मिले। वहीं इस मामले में पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो मांग की गई है वह शासन स्तर की है। उनकी मांगों को शासन तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। हमने उच्च शिक्षा मंत्री महोदय जी को, प्राचार्य महोदय जी और कलेक्टर महोदय जी के द्वारा विज्ञापन दिया है कि हमारा विषय ये है कि इस साल कॉलेज में छात्र चुनाव जो है प्रत्यक्ष प्रणाली के रूप में होना चाहिए, कि सब छात्र अपना डिसाइड कर पाए कि उनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसा होना चाहिए, छात्र डिसाइड करें। ये उनका कहना था कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ के चुनाव कराया जाए। तो ये चूँकि उच्च स्तर पर इसका निर्णय होता है, तो हम उनके उसके आवेदन को जो प्रॉपर हमारा वो है थ्रू प्रॉपर चैनल उसको प्रेषित कर देंगे, फिर आगे जैसा नहीं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत प्रदेश के तमाम शासकीय महाविद्यालयों में पीपल के पौधों का रोपण किया जाएगा, ताकि पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। इस संदर्भ में पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। कल हमारे यहाँ एक राजभवन से माननीय राज्यपाल महोदय का एक निर्देश है कि महाविद्यालय परिसर में सभी पूरे मध्य प्रदेश में हर कॉलेज में 1-2 जैसी भी आवश्यकता और जगह हो तो पीपल के वृक्ष अवश्य लगाए जाए। सर कारण क्या है इसके पीछे? इसका कारण ये कि पीपल जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो उसकी छाए है, बड़ा है, उसके अलावा उपयोगिता है। तो सब पौधे लगाने पर पीपल लगाना थोड़ा संभव इसलिए नहीं होता कि उसकी जड़ बहुत फैलती है और यदि बिल्डिंग के पास हो तो दीवारों को भी उखड़ती है। तो महाविद्यालय हम लोग ने 2 स्थान ऐसे चिन्हित किए हैं जहाँ पे 2 पीपल के वृक्ष लगाए। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत नगर के शासकीय जटासंघ त्रिवेदी महाविद्यालय में विभिन्न संकाय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। वहीं स्वाध्याय छात्रों को भी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन जिन स्वाध्यायी छात्रों ने नियमित रूप से शिक्षा जारी नहीं रखी है उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि प्राइवेट छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया के लिए शपथ पत्र कॉलेज में जमा कराना अनिवार्य है, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन के द्वारा ईमेल के माध्यम से एंट्री की जाती है।
लेकिन छात्रों के द्वारा शपथ पत्र न दी जाने के कारण यह स्थिति बनी है। इस मामले में छात्र के परिजनों का कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया में एनरोलमेंट के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित होती है, लेकिन वर्तमान में यह जानकारी प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिसके कारण उन्हें प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने में दिक्कतें हो रही है, जबकि आज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। वहीं इस मामले में पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव का क्या कहना है, आइए जानते हैं। 2017 में सेकंड ईयर हुआ है, 2018 में गेप हो गया तो फॉर्म नहीं फिल आज ही। अच्छा, इसमें क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रिया के तहत आप फॉर्म डालेंगे? ऑनलाइन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है? नहीं, एनरोलमेंट नंबर से खुल ही नहीं रहा है। खुल नहीं रहा है। अच्छा, इसमें जो आपने फॉर्म भरे थे तो गैप सर्टिफिकेट लगाए होंगे? नहीं, पहले तो फॉर्म खुलना चाहिए, उसके बाद में गैप सर्टिफिकेट लगे। जिनके गैप हो जाते हैं किन्हीं भी कारण से, तो उनको एक एफिडेविट देना होता है और उनके आवेदन को हम यहाँ से ईमेल करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। और जो ज़्यादा जैसे 3-4 साल का गैप हो गया है तो फिर विश्वविद्यालय उसको स्वयं को जाना पड़ता है। सर, ऐसी कोई लास्ट डेट तो नहीं है आज? फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है, पर 100 रुपये लेट फीस के साथ अभी और आगे चलेगा और अपन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ही 15 तारीख भी बढ़ जाएगी, तो वो समझ सकते हैं। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा फुटबॉल लीग 15 जुलाई से शहर के पुलिस लाइन मैदान में शुरू हो चुका है। एसोसिएशन के अध्यक्ष त्रिलोक चंद कोचर ने बताया कि मैच 2 जगह खेले जा रहे हैं, जिसमें 15 जुलाई से 5 अगस्त तक बालाघाट में और 5 अगस्त से 15 अगस्त उकवा में खेले जाएंगे, जहां से विजेता टीम राज्य स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता में खेलेगी। फुटबॉल टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ और ये कितने अगस्त तक? 7 अगस्त 15 अगस्त तक चलेगा। आधे गेम यहाँ होंगे, आधा गेम भरवेली में होंगे, उकवा में होंगे। और इसमें जो भी टीम सेलेक्ट होगी वो फिर उसमें से टीम सेलेक्ट करके पूरा जोन में जाएगी। पूरा मध्य प्रदेश 4 जोन में डिवाइडेड है, 53 जिले हैं कुल। और इस तरह से ये साउथ जोन आता है हमारा। साउथ जोन में हम यहाँ से टीम को भेजेंगे, जो जोन वाइज से जीत के एक टीम आएगी उसमें बेस्ट टीम का सिलेक्शन होगा और फिर वो नेशनल खेलने जाएगी और नेशनल खेल के उसमें सेलेक्ट होंगे खिलाड़ी। इस बार बहुत बड़ी खुशी की विषय है कि हमारे इंडिया का जूनियर चैंपियनशिप मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने लिया है। बैहर थाना अंतर्गत परसा टोला के निकट मोड़ पर एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना में राकेश नेवारे 25 वर्ष निवासी समनापुर थाना रूपझर की मौत हो गई। गाड़ी में सवार अन्य 2 युवक महेश गौंड और पंचम बेगा निवासी समनापुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरवेली पुलिस ने शादी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म कर उसका गर्भपात करवाने वाले आरोपी आनंद शिंदे उम्र 30 वर्ष निवासी भरवेली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स द्वारा सोमवार को अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें ब्रजेश बिश्नोई को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान ब्रजेश बिसेन ने बताया कि उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। पूरे जिले के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बारिश में जल संवर्धन, पौधारोपण सहित अन्य कार्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मुझे बहुत हर्ष है कि मुझे रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपने इस कार्य में पूरा खरा उतरूँ, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूंगा। मेरे साथी रोटेरियन श्री अभिषेक पांडे जी मेरे सेक्रेटरी हैं, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा वो भी है, तो हम चाहते हैं कि हम इस बार बहुत अच्छे काम करें। हमारे कुछ प्रमुख एजेंडाज हैं जिस पे हमको काम करना है। जैसे अब जुलाई का महीना चालू हो गया है तो सबसे बड़ा काम रहता है इसमें पानी का संवर्धन और वृक्षारोपण। इस दोनों ही कार्यों में हम लोगों ने अपना शुरुआत कर चुके हैं। इसके अलावा पूरे साल भर के जो कार्यक्रम हैं उसमें स्कूल कॉलेज में कैरियर काउंसलिंग का एक बहुत प्रमुख एक
लालबर्रा स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 जुलाई को शाम 6 बजे लालबर्रा निवासी प्रतिष्ठित व्यापारी और समाज सेवी स्वर्गीय निर्दोष जैन की स्मृति में परिजन गुड्डू जैन, सुधीर जैन व नरेश जैन के सहयोग से अस्पताल में आने वाले रोगियों और उनके परिजनों के सेवार्थ एलसीडी टीवी प्रदान की गई, जिसे अस्पताल के बरामदे में स्थापित किया गया। पद्मेश चर्चा में कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष मनीष कुशवाहा ने बताया कि ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा निवासी प्रतिष्ठित व्यापारी और समाजसेवी निर्दोष जैन का विगत 5 जून को दुखद निधन हो गया था। स्वर्गीय श्री जैन ने अपने जीवन काल में हमेशा सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज करवाई, जिनकी स्मृति में परिजनों के द्वारा जनसेवा की भावना से अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके साथ साथ आने वाले परिजनों के सेवाएं एवं मनोरंजन के लिए एलसीडी टीवी और पंखा दान किया गया है। शासन प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देकर उनका भविष्य बनाने और तकनीकी एवं कौशल पाठ्यक्रम चलाकर उन्हें स्वरोजगार व रोजगार की ओर प्रेषित करने को लेकर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को अनेक सुविधाएं देने के लिए करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। बावजूद इसके भी विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ताजा मामला जिले में संचालित 3 ITI से जुड़ा है, जहां ITI के विद्यार्थियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर छात्रावास भवन का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते और बजट न होने के चलते पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया गया है। शासन द्वारा जिला मुख्यालय में संचालित बूढ़ी ITI सहित लांजी और विरसा शासकीय ITI में बालक छात्रावास भवन का निर्माण कराया गया है। प्रत्येक छात्रावास में 120 बच्चों के ठहरने, उनके उठने बैठने, आराम करने और पढ़ाई करने सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन बजट और संसाधन न होने के चलते तीनों छात्रावास वर्षों से बंद पड़े हुए हैं, जिसके चलते छात्रावास में रखे पलंग, अलमारी सहित अन्य लाखों के संसाधन को दीमक चाट रही है। बावजूद इसके भी संबंधित ITI को इसकी कोई परवाह तक नहीं है और जिम्मेदार लोग पूर्व की तरह गहरी नींद में सोए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब करोड़ों की लागत खर्च कर इन छात्रावास का निर्माण कराया गया है, तो उस छात्रावास में की गई सुविधाओं से छात्रों को अब तक वंचित क्यों रखा गया है। सवाल ये भी है कि जब करोड़ों की लागत से प्रत्येक छात्रावास में 120 बच्चों के ठहरने सहित पलंग, अलमारी और अन्य फर्नीचर की व्यवस्था की गई है, तो फर्नीचर को दीमक के लिए क्यों छोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इस वर्ष बीत जाने के बाद भी ITI में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को इस छात्रावास का लाभ मिल पाएगा या नहीं। यही सभी सवाल संबंधित विभाग और शासन प्रशासन के उदासीन रवैये को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो 120 सीटर का हॉस्टल बना है, इसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे कुछ अमले, स्टाफ और बजट, मेंटेनेंस बजट जो है, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, ये इनके अभाव में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर भी हम संस्था स्तर से कुछ प्रयास कर रहे हैं कि मतलब इसको चालू करने के लिए। सर, इसके 3 साल हो गए बन के कंप्लीट है, बावजूद इसके भी 3 सालों में पूर्ति नहीं हो पाई। कहाँ कुछ कमी मानते हैं आप? पिछले बार भी कुछ प्रयास तो किए थे, लेकिन शायद मतलब पूरा डायरेक्टरेट तक वहाँ पूरी वो अच्छे से जानकारी नहीं पहुँच पाई होगी। पिछले अभी 2 महीने। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान द्वारा विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस अवसर पर श्री के आदेश के अनुसार पौधारोपण व रात्रि के दौरान भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा भजन संध्या का आयोजन भी हरिमंगलम लॉन में रात्रि 8 बजे से गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर रखा गया है, जहां पर ध्यान, ज्ञान और ज्ञान के साथ हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे। चूँकि कल ग्रहण भी पड़ रहा है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन जब हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसका 1000 गुना अधिक प्रभाव प्रकृति और हमारे जीवन में आता है। इसलिए ऐसे अवसर पर हमें भजन, ध्यान और ज्ञान करना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है कि कल रात्रि 8 बजे से महासत्संग का भजन संध्या का आयोजन हरिमंगलम लॉन में किया गया है। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 3 स्थित ताजनगर गड्ढा मोहल्ला में निर्माण नाली वार्ड वासियों के लिए सिरदर्द बन गई है।
उल्लेखनीय बात यह है कि 400 मीटर की नाली पिछले 2 वर्ष में पूरी नहीं हो पाई है। पूरे मामले में ठेकेदार की अनियमितता दिखाई दे रही है। लगातार अनियमितताओं के कारण वार्ड वासियों में आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है। इस विषय पर वार्ड वासियों द्वारा दर्जनों बार नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा, वार्डवासी परेशान और नाली अधूरी। वार्डवासी शेख आसिफ बताते हैं कि सड़क में गड्ढे, अधूरी नाली, इससे कोई भी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। हर जगह गुहार लगाई पर सुनवाई नहीं हो रही है। मैं वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ। गड्ढा मोहल्ला ताजनगर पे वहाँ पे रहता हूँ। वहाँ पर जो नाली बन रही है, पिछले 2 साल से नगर पालिका के द्वारा नाली बनाई जा रही है, और जो नाली बन रही है वो ना तो कोई तरीके से टेक्निकली किसी पर्सन के सामने बन रही है, ना कोई इंजीनियर है। मतलब जैसी मर्जी हो रही ठेकेदार को वो वैसे बना रहे हैं। वहाँ पर 3-3, 4-4 ठेकेदार इस चीज़ का काम कर रहे हैं, पर अभी तक वो नाली 400 मीटर जो नाली है वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। साथ में उन लोगों ने जिस तरीके से गड्ढे कर दिए हैं रोडों में आने जाने के लिए, यहाँ तक कि आप देखें मेरे घर के आसपास जो गड्ढे करा गया है, कम से कम 10 फीट का गड्ढा करा गया है। अब उसमें जो नाली निर्माण हो रही है उसकी पूरे उन्होंने राड बाहर निकाल के रख दिए। बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं। ये आलम है कि वहाँ पर कभी भी कोई भी दुर्घटना किसी भी तरीके से हो सकती है। उसकी जवाबदारी कौन लेगा, उसका जवाबदार कौन होगा, ये सबसे पहले तो प्रशासन हमको बता दे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैहर के परसाटोला में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 2 गंभीर। वारासिवनी के बुदबुदा में सुअर का मांस सहित 5 गिरफ्तार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से अवैध वसूली करने वाली पर्यवेक्षक निलंबित। मानसून की बेरुखी, किसानों की बड़ी चिंता, बारिश पर टिकी आस। महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए बीबीपी ने रखी मांग। सॉफ्टवेयर कंपनी की पहल, बैहर की 8 स्कूलों को 50 लाख की मदद। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।